हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज का जो हमारा पेडागोजी का सेशन है, इसमें हम करने वाले हैं आपका यूटेट 2024 का जो पेपर है। और ये कौन सा है? ये आपका यूटेट 2 है। ठीक है, यूटेट जो आपका सेकंड वाला है उसका सीडीपी वाला सेक्शन हम कवर करेंगे। टोटल आपके 30 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उसको हम देखेंगे। तो देखो, पहला है आपके सामने क्वेश्चन। इन इंक्लूसिव एजुकेशन देयर आर नॉर्मल क्लासरूम टीचर्स, देयर आर स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स, देयर आर रेगुलर प्रोसेस टीचर्स, क्या देयर आर बोथ नॉर्मल क्लासरूम टीचर्स एंड स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स। तो यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। समावेशी शिक्षा इतना सिंपल सा टॉपिक है, इसमें हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, स्पेशल नीड्स वाले भी, नॉर्मल बच्चे वाले भी, दोनों के लिए है। आप क्या करते हैं, अपने स्कूल में अलग अलग तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे ताकि हर बच्चे की जरूरत पूरी हो सके। आप चाहे स्पेशल टीचर्स लगाएं, चाहे आप अपना जो बैठने का फर्नीचर वगैरह है वो सब आप ठीक करवाएं। बहुत सारे बच्चे फिजिकली डिसेबल होते हैं, उनके अनुसार आपको जो है वहाँ अपना बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज हैं उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज वाले बच्चों के लिए भी चीजें लेकर आए। ऑडियो बुक्स वगैरह, जो ब्रेल वाली बुक्स होती हैं उनको आप, मतलब हर तरह से आपको क्या करना है, इनको बेनिफिट करना है कि आपके कक्षा में अगर अलग कोई स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं तो वो लाभान्वित हो सके। तो बस इतनी चीजें भी अगर आपको याद है ना, मल्टी सेंसरी अप्रोच होनी चाहिए। जितना मैंने बताया बस इसी के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर जब इन्होंने पूछा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन से टीचर्स होने चाहिए, भाई नॉर्मल क्लासरूम टीचर भी होने चाहिए और स्पेशल इंस्ट्रक्टर भी होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। Which test is most appropriate for teachers to identify the errors or mistakes of the students? डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट। तो ऐसे टेस्ट जिसमें आप बच्चों की मिस्टेक्स जो है जानने की कोशिश करते हैं या फिर ये जानने की कोशिश करते हैं बच्चों का कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर नहीं हुआ है, वो होते हैं आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण इसके बाद आपको दिया जाता है। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट होता है ये जानने के लिए कि बच्चे ने कितना लर्न किया, कितना उसको समझ में आया, यानी जितनी भी चीजें एकेडमिक ईयर में रखी गई थी उसमें से कितनी चीजें वो सीख पाया। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, उसमें मानक तय होते हैं, किस बेसिस पे बच्चे को किस तरह के मार्क्स मिलेंगे। टीचर मेड टेस्ट शिक्षक ने खुद बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपके सामने, द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ चाइल्ड इज 8। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज इसकी 8 दे रखी है, यानी क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक आयु, और मेंटल एज इसकी 10 दे रखी है। देन व्हाट विल बी द इंटेलिजेंस क्वोटिएंट ऑफ द चाइल्ड। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट यानी आईक्यू आपसे पूछा है। आईक्यू का फॉर्मूला आपका होता है MA/CA × 100। ठीक है, अब MA कितना दे रखा है, यहाँ पर MA दे रखा है 10 और CA दे रखा है 8, और यहाँ पे इंटू 100 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1000/8, और ये जो है आपका आंसर निकल के आएगा 125। डिवाइड करोगे 125। आईक्यू का जो है कॉन्सेप्ट आपका विलियम स्टर्न ने दिया था। फॉर्मूला जो है आपका बाद में टर्मन ने पूरा ये 100 भी इसमें लगाया था ना, MA/CA × 100। चलो नेक्स्ट पे चलेंगे। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टीचर विल इनहेंस लर्निंग। ठीक है, तो कौन सी टीचर की ऐसी क्वालिटी है जो लर्निंग को और भी ज्यादा बढ़ाएगी। कम्युनिकेटिंग एबिलिटी, मोटिवेशन एबिलिटी, गाइडिंग एबिलिटी, फिजिकल पर्सनालिटी। तो मोटिवेशन हमेशा पढ़ते हैं, आपका टॉपिक भी ऐसे आता है, अभिप्रेरणा और सीखना। ठीक है, तो अभिप्रेरणा हमेशा क्या करती है, सीखने को और ज्यादा बढ़ाती है, इनहेंस करती है। नेक्स्ट पूछा है आपसे, द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट इज ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, केस स्टडी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मेथड, जहां पर जो टेस्ट ले रहा है उसकी बायसनेस जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका ऑब्जेक्टिव जो मेथड है वो रेटिंग स्केल है। ठीक है, रेटिंग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट अ टीचर शुड नॉट डू टू शेप एन इंक्लूसिव क्लासरूम। अगेन एक समावेशी शिक्षा से फिर से प्रश्न आपके सामने आ गया। शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, छात्रों की व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए, शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, और शिक्षक को सहगामी क्रियाओं में रुचि लेनी चाहिए। ध्यान रखेंगे इसमें नहीं करना चाहिए पूछा है,
तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। ये गलत है, ठीक है। आप कंजर्वेटिव अप्रोच और स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं रख सकते यहाँ पर स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए। बहुत एम्पैथेटिक आपको एटीट्यूड रखना पड़ेगा, उनकी वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो टीचर को कम से कम उनके साथ एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। कोलबर्ग हैज गिवन द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट 3, 4, 6, 5। अच्छा, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है, कई लोग 3 कई लोग 6 में क्लास में भी जब करा रही थी बैच में, तो यहाँ पर देखो कोलबर्ग ने जो है आपकी 3 लेवल्स दी हैं, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है। इन्होंने मोरालिटी की 3 आपकी लेवल्स दी है और हर लेवल में 2 आपकी स्टेजेस हैं, ठीक है, 2 इसमें स्टेजेस हैं, तो उस हिसाब से 6 सब स्टेजेस आपकी हो जाती हैं। तो लेवल्स पूछा है क्योंकि यहाँ पर, तो लेवल्स आपके 3 हैं, ठीक है। कोलबर्ग ने 3 लेवल्स दिए। नेक्स्ट है आपके सामने, द बेस्ट वे फॉर अ टीचर टू मेक हिज और हर स्टूडेंट्स लर्न। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बाय गिविंग अ गुड लेक्चर, बाय शोइंग द मॉडल, बाय यूजिंग ओवरहेड प्रोजेक्टर इन टीचिंग, बाय एजुकेशनल एक्सकर्शन। अब देखो यहाँ पर अलग अलग टीचिंग मेथड्स वगैरह आपके दे रखे हैं, अब इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, उसके सबसे ज्यादा सेंसेस यूज हो रहे हैं, वही आपके लिए बेस्ट आंसर है। तो बेस्ट लर्निंग एजुकेशनल एक्सकर्शन से हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चा देख भी रहा है, सुन भी रहा है, टच भी कर रहा है, फील भी कर रहा है, बहुत सारे सेंसेस यहाँ पर एक्टिव है, यहाँ पर रियल एक्सपीरियंस जो है बच्चे को मिल रहा है। नेक्स्ट पे चलेंगे, और लर्निंग आपकी डिफिकल्टी से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। यहाँ पर तो उन्होंने आपका मैच द फॉलोइंग में दे दिया है, मैच द फॉलोइंग भी इजी हो जाता है, अगर एक भी आपको पता है तो कहीं ना कहीं वो मैच हो ही जाते। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसेबिलिटी, मैथमेटिकल लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, डी को जोड़ोगे इससे, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया आपका डिसलेक्सिया, तो ए के साथ सॉरी डिस्फेजिया आ जाएगा, ठीक है। वेट यहाँ पर, अच्छा नहीं ठीक तो कर रहे हैं, डिसलेक्सिया। देन वर्बल लर्निंग पे आपका आ जाएगा डिस्फेजिया, हाँ वर्बल लर्निंग में। राइटिंग डिसेबिलिटी जो है आपका, उसमें आपका आ जाएगा डिस्प्रेक्सिया, और मैथमेटिकल में डिस्कैल्कुलिया। तो आपका आ रहा है आंसर, ए के साथ है 3, ए के साथ 3 2 में है, फिर बी के साथ आपका क्या दिखा रहे हैं, 4 इसमें दिखा रहे हैं, तो बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, The term comprehensive evaluation in continuous and comprehensive evaluation means, CCE में पूछ लिया है आपसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है कि comprehensive evaluation का मतलब क्या है CCE में। evaluation of all subject, evaluation of educational area, evaluation of educational and co-educational area, evaluation of co-educational area। तो भाई संपूर्ण सभी चीजें, जितने भी क्षेत्रों में जो है बच्चा सीख रहा है, चाहे वो एजुकेशनल हो या को एजुकेशनल हो, सभी में आपका इवेल्यूशन होना चाहिए। और कंटिन्यूस का मतलब होना चाहिए साल भर, साल भर, ठीक है। ये नहीं कि लास्ट पे आपने एग्जाम लिया है, कंटिन्यूस का मतलब होता है सतत होता रहे, साल भर बच्चे के आपको टेस्ट वगैरह लेते रहना है। The stage from 7 to 12 years is called infancy, late childhood, adolescence, early childhood। इसका आंसर है आपका late childhood, उत्तर बाल्य अवस्था। 12 के बाद क्या आ जाती है आपकी, फिर adolescence, teenage शुरू हो जाती है। Law of readiness is related to operant conditioning theory, classical conditioning theory, sign learning theory, trial and error theory। तो law of readiness आपकी दी है थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने trial and error theory यानी कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है, और थॉर्नडाइक ने ही आपके लॉज दिए हैं लर्निंग के, प्राइमरी लॉज दिए हैं, सेकेंडरी लॉज दिए हैं। प्राइमरी लॉज आपके 3 हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, इन विच स्टेट सजेस्टिबिलिटी फाउंड द हाइस्ट, एडोलेसेंस, लेट चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, ठीक है। सजेस्टिबिलिटी दूसरों के बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जो सलाह दे रहा है सामने वाला मान लिया, ये सबसे ज्यादा आपको एडोलेसेंस में नजर आती है, जिसमें जो पीयर जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा उसको मतलब फॉलो करते हैं, ये जो उन्होंने कह दिया बस उसको मान लिया, उसी के हिसाब से चल देंगे। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इज अ या एन इनेट एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, ट्रेडिशनल एबिलिटी, एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चन। तो क्रिएटिविटी भाई मानसिक योग्यता है, मानसिक योग्यता, ठीक है, थिंकिंग्स में होती है ना कहीं क्रिएटिविटी, नया कुछ सोच रहे हो, कुछ ओरिजिनल आप ढूंढ के ला सकते हो, दैट इज योर क्रिएटिविटी, आपकी सृजनात्मकता। चाइल्ड क्यूरियोसिटी इज, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, बालक के अंदर जो जिज्ञासा होती है वो क्या है, एटीट्यूड है, डिफेंस मैकेनिज्म है, फीलिंग है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है। जिज्ञासा एक तरह की फीलिंग है, ठीक है। देन
A child holding the pencil by using his fingers and thumb shows which principle of development? General to specific, specific to general, principle to of continuity, none of the above. तो ये आपका क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। हमेशा जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है उसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। पहले वो जनरली बस खाली हाथ पैर ऐसे हिलाने सीखेगा, कुछ ऐसी चीजों को बड़े से होल्ड करना सीखेगा, धीरे धीरे जब उसका फिंगर्स और इन पर कंट्रोल आता है तब वो स्पेसिफिकली पेंसिल, पेन या कोई पेंट ब्रश वगैरह पकड़ना शुरू करेगा, जनरल टू स्पेसिफिक। Then reaching conclusions through examples and facts comes under which teaching method? Deductive method, analytical method, inductive method, lecture method। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से आप किसकी तरफ बढ़ रहे हो, रूल की पर बढ़ रहे हो। तो एग्जाम्पल टू रूल जो होता है आपका, ये कौन सा है आपका, ये आपका इंडक्टिव मेथड है, ठीक है, आगमन विधि। और जब हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं वो होती है आपकी निगमन विधि, ठीक है, डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट पे चलेंगे। According to Piaget, at which stage of cognitive development does a child start arranging different objects in a sequential manner in view of some of their characteristics? Concrete operational stage, sensory motor stage, pre-operational stage, formal operational stage। तो Piaget के जो 4 stages हैं इसमें आपसे पूछा है कि अरेंज करना कब शुरू करता है, इसको सीरिएशन कहते हैं। छोटे से बड़े में, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, या कलर के हिसाब से ऐसे करके वो लगा सकता है। तो ये अरेंजमेंट उसके कौन सी स्टेज में आता है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक इन क्लासरूम? हम क्लासरूम में जो पृष्ठ पोषण प्राप्त करते हैं उसका महत्व क्या है? इट इज part of administrative requirement, inform parents about learning levels of children, scope for introspection and further improvement to approve school grants। तो scope होता है इसमें introspection और improvement का। आप feedback जो ले रहे हो उससे क्यों ले रहे हो? अगर हम पढ़ाते भी हैं तो लास्ट में हम कहते हैं ना कि आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हम क्या और सुधार सकते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्ट बैक करने का आपको मौका मिलता है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए है। और दूसरी चीज, फीडबैक जो है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, टीचर के लिए भी होता है। टीचर भी अपने आप को क्या करती है, इंप्रूव करती है। एक बार वो क्लासरूम में पढ़ाने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट बैक करती हैं कि उनके फीडबैक कैसे रहे, उन्होंने जो क्लास में पढ़ाया था उसमें कुछ गलती तो नहीं हुई थी, ताकि वो उसे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में इंप्रूव कर सके। देन फॉर मोर सच कंटेंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। If a mentally retarded child is found in the class, what should a teacher do in such situation? ठीक है, तो एक मानसिक मंदित बालक जो है वो कक्षा में है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? Such a child should be insulted for not answering, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नेगेटिव ही है। Teaching pace should be kept slow and the lesson taught should be repeated again and again. Teaching should be carried out at normal pace. Ignoring the retarded child, teacher should कॉन्सेंट्रेट ऑन कंप्लीटिंग द लेसन। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इन दोनों में से भी बेटर आंसर कौन सा है आपका? आप स्लो कर दोगे ना, वैसे भी मेंटली जो आपका रिटार्टेड चाइल्ड है वो धीरे धीरे समझेगा, चीजों को बार बार बताना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज। भाई दो प्रिंसिपल जो आपके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल क्या होता है? हेड टू टो में डेवलपमेंट होगा, और आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या कहते हैं? सेंटर टू पेरीफेरी होगा, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक हमने जनरल टू स्पेसिफिक वाला भी देखा था। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रिंसिपल से भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो सिफेलोकॉर्डल में मैंने क्या बताया? हेड टू आपका टो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा है, यहाँ पर हैंड पे रुक जा रहा है, यहाँ पर ये आपका ट्रंक पे रुक जा रहा है या लेग तक आएगा। हेड, ट्रंक, हैंड, लेग। सबसे पहले बच्चा जो है अपना सर हिलाना शुरू करता है, उसके बाद उसका अपने ट्रंक पे जो है कंट्रोल आता है, इसके बाद हाथों पे कंट्रोल आता है, हाथों की सहायता से वो बैठना शुरू करता है, और उसके बाद सबसे बाद में उसके पैरों पे कंट्रोल आता है, जिससे कि वो चलना शुरू करता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? सेंटर टू पेरिफेरी। सबसे पहले केंद्र से शुरू होगा डेवलपमेंट, और पहले हाथों को रैंडम मूवमेंट करेगा, फिर अगर आप उसे कोई चीज पकड़ाने की कोशिश करोगे तो हाथों पे जब आएगा कंट्रोल उसका हैंड्स पे तो वो होल्ड करना शुरू करेगा, और लास्ट में फिंगर्स पे आता है, जो हमने जनरल टू स्पेसिफिक में भी देखा, लास्ट में फिंगर्स पे आता है कि वहां पर वो क्या करेगा? वो पेंसिल पकड़ना शुरू करेगा, पेन ब्रश पकड़ना शुरू करेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, इन विच स्टेज ऑफ टीचिंग द लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय द टीचर। ठीक है, तो कौन सी स्टेज ऑफ टीचिंग में लेसन प्लान प्रिपेयर किया जाता है टीचर के द्वारा? प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। तो ये प्री एक्टिव फेज है। प्री एक्टिव फेज को कहते ही आपका प्लानिंग फेज है,
यानी इसे योजना चरण कहते हैं। यहाँ पर सारी चीजों की योजना पहले से ही बनाई जाती है, क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उद्देश्य निर्धारित, सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, फिर टॉपिक, फिर टीचिंग पॉइंट्स क्या होंगे, टीचिंग एड्स क्या होंगे, टीचिंग मेथड क्या होगा, टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, क्या एक्टिविटीज क्लासरूम में कराई जाएंगी, लास्ट में जो इवैल्यूएशन लिया जाएगा वो इवैल्यूएशन की टेक्निक्स कौन सी यूज की जाएंगी, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइड की जाती है। इंटरेक्टिव फेज मेन टीचिंग फेज होता है और पोस्ट एक्टिव फेज जो होता है वो आपका इवैल्यूएशन फेज होता है, यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो प्री एक्टिव यानी आपका पूर्व क्रिया चरण जो है आपका योजना चरण है और उत्तर क्रिया चरण आपका मूल्यांकन चरण। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कैटेगरी इंक्लूड्स गिफ्टेड चिल्ड्रन, इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी आ जाएंगे। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में भाई सब आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके क्रिएटिव, गिफ्टेड, मेंटली रिटार्टेड, फिजिकली डिसेबल्ड, हैंडीकैप और इमोशनली डिस्टर्ब, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक, सारे आ जाएंगे इसमें। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय, तो कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है, हम कंडीशनिंग करवा रहे हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनिज्म से रिस्पॉन्स निकलवा रहे हैं। थॉर्नडाइक, पैवलॉव, स्किनर या नन ऑफ द अबव। तो ये है आपके पैवलॉव, इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें क्या था, उसको सेलिब्रेशन स्टार्ट करवाया था किस पर, बेल के, घंटी की आवाज पर, तो कंडीशन रिस्पॉन्स दिलवाया था। ठीक है, वॉटसन ने भी किया, वॉटसन ऑप्शन में नहीं है, तो वॉटसन और पैवलॉव में जो है कंडीशन रिस्पॉन्स में आते हैं। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन इज बाय ऑब्जर्विंग द चिल्ड्रंस एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय चिल्ड्रन, बाय स्टैंडर्डाइज्ड इंटरेस्ट टेस्ट, ऑल ऑफ द, ये सभी हो जाएंगे। सभी के द्वारा बच्चों के अंदर जो रुचि है उनकी किस चीज में, ये पता लगाया जा सकता है। हम बच्चों को ऑब्जर्व करें और उनसे क्वेश्चन पूछे, तब हमें उनका इंटरेस्ट पता चल जाएगा। या कुछ आपके स्टैंडर्डाइज बिल्कुल ऐसे मानक कुछ परीक्षण भी होते हैं जिनके द्वारा हम बच्चों के इंटरेस्ट, रुचियों का पता लगा सकते हैं। Children actively construct knowledge as they manipulate and explore their world whose statement is this. तो बच्चे जैसे जैसे अपने संसार को कुशलता से खोजते हैं, वे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये कथन किसका है, स्पीयरमैन, टर्मन, पियाजे, बिने। तो ये पियाजे का है आपका। पियाजे वैसे भी आपके संरचनावादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं, जो ये मानते थे कि बच्चा क्या है, वो आपका नन्हा वैज्ञानिक है या आपका लिटिल साइंटिस्ट है, जो खुद से अपने आसपास एनवायरनमेंट में चीजों को एक्सप्लोर और मैनिपुलेट करके चीजें सीखता है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। Which of the following should be kept in the mind in the teaching process? Active participation of students, difficulty level of the subject matter, discipline and regular attendance, checking homework. तो checking homework is मतलब यहाँ पर जो बिल्कुल ही आप कहेंगे important है, उसके बिना हो ही नहीं सकता टीचिंग प्रोसेस, तो वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट। बच्चे जो है सक्रिय रूप से टीचिंग प्रोसेस में आपका भाग ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशनल नीड्स प्रोपाउंडेड बाय मैस्लो इज। तो मैस्लो का आप जानते ही हैं, उन्होंने नीड्स की अपनी एक हायरार्की दी है कि किस तरह की नीड्स को हम सबसे पहले पूरा करते हैं, और उसको इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस हायरार्की को लाइन वाइज लगाने के लिए दे दिया है। तो सबसे पहला होता है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को हम पूरी करते हैं, जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स भी है, रोटी कपड़ा मकान, इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर होती है हमारी सेफ्टी नीड्स, यानी सुरक्षा की जरूरतें। ठीक है, आज है हमारे पास, कल ना हो, ये सारी चीजें जो हमारे जरूरी हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो ये भी गलत है। और सुरक्षा चाहिए हमें आसपास के एनवायरनमेंट से। देन ये नीड भी जब पूरी हो जाती है, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें प्रेम चाहिए, अपने चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, रिलेटिव्स चाहिए। ठीक है, ये होगा क्योंकि हम सोशल बीइंग है। उसके बाद ये भी मिल जाए तो अब हमें मान सम्मान, प्रतिष्ठा समाज में, ठीक है, पहचान चाहिए। और लास्ट में जब ये भी रीच हो जाती है, तो हम आत्म अवधारणा, यानी हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आत्म सिद्धि की तरफ। तो 152 ये आपका सी में आ रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29। अ स्टेटमेंट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स शुड बी सच दैट इट हेल्प्स देम टू बिकम ओनली अ गुड होम मेकर एंड एन आइडियल मदर, इट इज अ रिसर्च बेस्ड जजमेंट, ट्रू जजमेंट, अ जेंडर बेस्ड जजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बोला है कि जो एजुकेशन का सिस्टम, जो व्यवस्था है, वो ऐसी होनी चाहिए कि गर्ल्स को सिर्फ इसलिए एजुकेट किया जाए कि वो अच्छी होम मेकर बन पाए। तो ये स्टेटमेंट किस तरीके की है, तो भाई ये जेंडर बायस स्टेटमेंट है, एक जेंडर के प्रति आप बायस है कि गर्ल्स को आप सिर्फ होम मेकर तक रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पहुंचे लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉलेज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज एसेंशियल फॉर अ टीचर बिकॉज
It is helpful in understanding the individual differences of children. It is helpful in identifying the ability of children. It is helpful in understanding the interest and inclination of children. All of the above. तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। इससे हमें बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को जानने में भी मदद मिलती है, साथ ही साथ बालक की योग्यताओं को पहचानने में मदद मिलती है, और बालक की रुचि, रुझान, ये सब चीजों को समझने में भी हमें मदद मिलती है, अगर हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनके प्रिंसिपल्स, हेरिडिटी, एनवायरमेंट का इनके ऊपर प्रभाव, ये सारी चीजें पता होती हैं तो, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारे पास इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, लर्निंग की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, एक्सेप्शनल चाइल्ड और लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया, टीचिंग का भी हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है, चाहे वो मेथड से रिलेटेड हो, चाहे वो एक फेजेस से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर किए। कोशिश मैंने की है कि आपको उसके आसपास की कहानी भी समझाती हुई चलूं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो कि हमें ये टॉपिक कहाँ से कवर करना है और कहाँ से ये जो है क्वेश्चंस आए हैं। तो सीडीपी जो है वैसे भी आपका सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। टीचिंग वाला टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो वो आपका हर सेक्शन में काम आएगा, क्योंकि टीचिंग मेथड जो है बस आपके चेंज हो जाते हैं। इंग्लिश को पढ़ाने के थोड़े से डिफरेंट तरीके, मैथ्स को पढ़ाने के डिफरेंट तरीके यूज करते हो, साइंस में साइंटिफिक अप्रोच आपको लानी पड़ती है, बट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहता है। तो आई होप आज आपको ये जो मैंने पेपर डिस्कस कराया है, इससे थोड़ा आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके का पेपर आता है, किस तरह से हमें टॉपिक्स कवर करने। सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर है उसको बार बार सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको अंदाजा रहे कि आपकी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अचीवर्स ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां आप चैट सेक्शन में अपनी क्वेरीज वगैरह भी पूछ सकते हैं। आप डेमो लेक्चर्स देखिए, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। आने वाले समय में हमारे पास अभी राखी वगैरह फेस्टिवल्स आ रहे हैं, इन पर सेल भी उपलब्ध है, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। तो यूटेट 1, यूटेट 2, साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, सारे ही कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं। जिनको सिंगल कोर्स की रिक्वायरमेंट है ना, सिंगल कोर्स भी मिल रहा है। अगर सिर्फ एसएसटी चाहिए, आपको कोई एक सेक्शन ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा ईवीएस ही बस खाली वीक है, मुझे वो कहीं से मिल जाए, कुछ नोट्स मिल जाए, कुछ लेक्चर्स मिल जाए, तो वो भी आप हमारी अचीवर्स ऐप पर चेक कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग हमने उसे कस्टमाइज वे में थोड़ा बहुत बना रखा है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।